हेलो दोस्तों, मेरा नाम है मोहित दिवाकर और आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, इसमें हम पढ़ेंगे इलेक्शन कैसे होता है प्रेसिडेंट का, क्या उनकी क्वालिफिकेशन होती है, ओथ का प्रोसेस क्या होता है और कंडीशंस क्या क्या होती हैं। तो ये सब आज हम पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले जिसने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन भी प्रेस कर देना, ठीक है, ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिल जाए। वीडियो के नोट्स के लिए आप इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, चाहो तो फेसबुक पे भी फॉलो कर सकते हो और कू ऐप पे भी फॉलो कर सकते हो। इन सब की लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। प्रेसिडेंट के बारे में हमारे संविधान में पार्ट 5 के अंदर बताया गया है। ठीक है, पार्ट 5 में है प्रेसिडेंट के बारे में और आर्टिकल जो है वो है 52 से लेके 62 तक। ठीक है, और इसके अलावा कहाँ चला गया, हाँ, तो इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होता है वो होता है हेड ऑफ द स्टेट होता है। प्रेसिडेंट क्या होता है? हेड ऑफ द स्टेट होता है, मतलब कि पूरे देश का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? प्रेसिडेंट होता है। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होते हैं वो फर्स्ट सिटीजन होते हैं इंडिया के। ठीक है, और ये सिंबल होते हैं किस चीज़ के? यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी ऑफ द नेशन के, हमारे देश के यूनिटी, इंटीग्रिटी और सॉलिडेरिटी के क्या होते हैं? एक सिंबल होते हैं। अब इलेक्शन का प्रोसेस क्या होता है, यानी इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट, यानी कि इलेक्शन कैसे कैसे होता है। ठीक है, तो ये सब देख लेते हैं। तो देखो, जो प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है ना, वो डायरेक्टली नहीं होता पीपल्स द्वारा। ठीक है, यानी कि हम लोग सीधे जाके प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं देते। जैसे कि हम मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के लिए वोट देते हैं, उस तरह से हम प्रेसिडेंट के लिए वोट नहीं देते। ठीक है, इनको जो वोट करते हैं वो करते हैं मेंबर ऑफ इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, तो ये मेंबर्स जो होते हैं यही लोग क्या करते हैं? आगे प्रेसिडेंट को वोट देते हैं। अब इनमें कौन कौन से मेंबर्स होते हैं, ठीक है, मैं आपको ये बता देता हूँ। देखो कौन कौन होते हैं। सबसे पहले तो इलेक्टेड मेंबर ऑफ बोथ द हाउस ऑफ पार्लियामेंट, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो देंगे वोट। ठीक है, और इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट, यानी कि राज्यों के विधानसभा के जो इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं वो लोग वोट देंगे। ठीक है, और इसके अलावा इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी, यानी यूनियन टेरिटरी में सिर्फ दिल्ली और पुडुचेरी के विधानसभा के इलेक्टेड मेंबर को ये राइट है कि वो इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट के। अब कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता? तो देखो, जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं बोथ दी हाउस, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा, इनके जो नॉमिनेटेड मेंबर होते हैं वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। इसके अलावा स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, यानी विधानसभा के भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। और जो स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, यानी विधान परिषद होती हैं, ठीक है, राज्य के जो विधान परिषद होते हैं उनके ना तो इलेक्टेड मेंबर और ना ही नॉमिनेटेड मेंबर कोई भी पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ठीक है, यानी कि स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल तो पूरी तरह से समझ लो उनको कोई राइट ही नहीं है कि वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्ट ले सके। इसके साथ साथ जो दिल्ली और पुडुचेरी के लेजिस्लेटिव असेंबली है, इनके भी नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं कर सकते प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। ठीक है, तो ये हो गया आपका कि कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। अब हम आ जाते हैं वैल्यू ऑफ द वोट पे। देखो, सभी एमएलएज और सभी एमपीज की जो वोट की वैल्यू होती है ना वो इक्वल नहीं होती। ठीक है, वो सब अलग अलग होती है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे जब हम लोग जाते हैं मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के वोट देने, तो हम सबका जो वोट होता है वो इक्वल काउंट होता है, यानी कि हम सबका एक सिंगल वोट होता है, यानी हम, ठीक है, और उन सबकी वैल्यू कितनी होती है? इक्वल होती है, यानी कि अगर प्रधानमंत्री वोट दे चाहे हम दे, सबके वोट की वैल्यू बराबर होती है। लेकिन जब इलेक्शन प्रेसिडेंट का होता है तो वहाँ पे वोट की वैल्यू इक्वल नहीं होती, वहाँ पे एमएलएज की वोट की वैल्यू डिफरेंट होती है और एमपीज के वोट की वैल्यू डिफरेंट होती है। अब वो वैल्यू क्या होती है देखो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि एमएलएज की वोट की वैल्यू कितनी होती है। तो एमएलए, यानी कि देखो एमएलए में कौन कौन आएगा, जैसे कि मैं बता देता हूँ कि जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज होती हैं, यानी कि विधानसभा, ठीक है, उनके इलेक्टेड मेंबर चाहे वो स्टेट के हों या दिल्ली और पुडुचेरी के हों, तो इनके जो एमएलएज होते हैं, इलेक्टेड एमएलएज, उनका देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या करना है, टोटल पॉपुलेशन ऑफ द स्टेट। मान लो आप निकाल रहे हो उत्तर प्रदेश का कि भाई वहाँ के एमएलएज, इलेक्टेड एमएलएज की क्या वैल्यू है। ठीक है,
तो टोटल पॉपुलेशन ले लेंगे स्टेट की और उसको डिवाइड कर देंगे टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से, यानी कि उत्तर प्रदेश की विधानसभा में जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स हैं उन सब से डिवाइड कर देंगे और इनटू कर देंगे 1/100 से। तो आपकी वैल्यू आ जाएगी कि जो यूपी के इलेक्टेड मेंबर्स हैं विधानसभा के, तो उनके वोट की वैल्यू कितनी है। इसी तरह से डिफरेंट स्टेट्स की, दिल्ली और पुडुचेरी के भी इलेक्टेड मेंबर्स की क्या करना है, वोट की वैल्यू निकाल लेनी है। अब इसके बाद अब आ जाते हैं हम कि एमपी के वोट की वैल्यू कितनी होती है, मतलब कि जो हाउस ऑफ पार्लियामेंट है, मतलब लोकसभा और राज्यसभा के जो इलेक्टेड मेंबर हैं उनके वोट की वैल्यू कितनी है। तो ये भी बहुत ईजी है। इसमें क्या करना है कि टोटल वैल्यू ऑफ द वोट्स ऑफ ऑल एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, यानी जितने भी स्टेट्स हैं उन सब के जो वैल्यू है, ठीक है, उन सब की जो वैल्यू है वोट की, उन सबको टोटल कर लो, ठीक है। उसके बाद डिवाइड कर दो टोटल नंबर ऑफ इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, यानी कि पार्लियामेंट के अंदर कितने नंबर्स हैं टोटल इलेक्टेड पर्सन के, उससे डिवाइड कर दो, तो आपको वैल्यू ऑफ द वोट ऑफ एन एमपी मिल जाएगा। इसके अलावा जो प्रेसिडेंट होते हैं उनका जो इलेक्शन होता है ना, वो होता है अकॉर्डिंग टू सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, मतलब सिंगल ट्रांसफरेबल वोट के थ्रू होता है। और हर एक मेंबर को, ठीक है, इलेक्टोरल कॉलेज के हर एक मेंबर को एक बैलेट पेपर दिया जाता है और इस बैलेट पेपर में क्या होता है, उन सभी पर्सन्स के लिस्ट होती है जो कि प्रेसिडेंट के चुनाव के लिए लड़ रहे हैं, ठीक है। और हर एक जो मेंबर होता है जब वो वोट करता है तो वो ऐसा नहीं कर सकता कि मतलब उस लिस्ट में से किसी एक पर्सन को सेलेक्ट कर दिया कि भाई मैं तो चाहता हूँ कि बस ये बंदा बन जाए प्रेसिडेंट, ठीक है। उन्हें क्या करना पड़ता है, प्रेफरेंस देनी पड़ती है कि हम चाहते हैं कि पहले नंबर पे ये पर्सन बन जाए राष्ट्रपति, दूसरे पे ये पर्सन बन जाए राष्ट्रपति, तीसरे पे ये बन जाए राष्ट्रपति। तो इस तरह से प्रेफरेंस देनी होती है, ठीक है। लेकिन अगर आप इसे कंपेयर करो, जब हम लोग वोट देने जाते हैं मुख्यमंत्री या फिर प्रधानमंत्री के लिए, तब हमारे पास प्रेफरेंस का कोई ऑप्शन नहीं होता। हमें क्या करना होता है, जो हमारे सामने लिस्ट होती है उसमें से हमारा जो हमारा मनपसंद होता है उसको जाके वोट दे देते हैं, ठीक है। जबकि राष्ट्रपति में क्या होता है, आपको प्रेफरेंस देनी पड़ती है। इसके अलावा मान लो कभी ऐसा हो कि भाई डिस्प्यूट हो जाए इलेक्शन में, अगर ऐसा हो जाए कि उन्हें लगे कि भाई धांधलेबाजी हुई है, कुछ गड़बड़ हुई है राष्ट्रपति के चुनाव में, तब इस मैटर को कौन सॉल्व करेगा, तो इस मैटर को देखेगा, जो सॉल्व करेगा वो करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। पूरी जांच पड़ताल करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और फाइनल डिसीजन उसका जो होगा वही सबको मानना होगा, ठीक है, वही सबको मानना होगा। चाहे अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया कह दिया कि कोई इलेक्शन में धांधलेबाजी नहीं हुई तो मतलब नहीं हुई, या उसने कह दिया कि नहीं सच में गड़बड़ हुई है तो मतलब गड़बड़ हुई है, ठीक है। और मान लो सच में गड़बड़ पाई जाती है कि भाई सच में पाई गई गड़बड़, तो ऐसे केस में जो वो प्रेसिडेंट बन गया था उसको प्रेसिडेंट के मतलब नहीं माना जाएगा कि भाई वो प्रेसिडेंट नहीं है। लेकिन जब उस कार्यकाल के बीच, अब वो प्रेसिडेंट तो बन गया था मान लेते हैं, लेकिन जब तक ये डिसीजन नहीं आया सुप्रीम कोर्ट का कि वो प्रेसिडेंट नहीं है, इस बीच में इसने अगर कोई भी कार्य किए होंगे, कोई भी कार्य उसने किए होंगे, ठीक है, तो वो सब के सब वैलिड माने जाएंगे, ठीक है। वाई कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स चूज द इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है। अब आप लोग भी सोचते होंगे कि क्यों जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो इनडायरेक्ट होता है, क्यों नहीं इनका भी डायरेक्ट हो, जैसे कि मुख्यमंत्री के लिए, जैसे कि प्रधानमंत्री के लिए होता है ना। तो इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस उस समय कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के कुछ लोगों ने भी उठाया था। उन्होंने क्रिटिसाइज किया था इस इनडायरेक्ट इलेक्शन को जो प्रेसिडेंट के हो रहे हैं, और उन्होंने कहा कि बेसिकली अनडेमोक्रेटिक है, ठीक है। तो उस समय कुछ रीज़न बताए गए कि भाई क्यों हमने इसे इनडायरेक्ट रखा। तो इसके रीज़न जो थे वो थे, देखो, पहला रीज़न था कि जो प्रेसिडेंट होता है वो सिर्फ ओनली नॉमिनल एग्जीक्यूटिव होता है, मतलब नाम मात्र का ही, एक तरह से आप कह सकते हो कि सिर्फ नाम मात्र की इनके पास शक्तियां हैं। एक्चुअल में जो पावर है ना, एक्चुअल पावर वो किसके पास है, वो है प्राइम मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास है, ठीक है। मतलब कहने के लिए ये देश के सबसे बड़े पद पे हैं, ठीक है, और देश के सबसे बड़े मुखिया हैं, लेकिन एक्चुअल जो पावर है वो किसके पास है, प्रधानमंत्री और उनकी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती है उनके पास होती है। तो अगर जब इनके पास कोई पावर ही नहीं है, एक्चुअल पावर ही नहीं है, तो फिर क्या फ़ायदा कि इनका जो वोट है वो डायरेक्टली किया जाए, है ना। इनका जो इलेक्शन है वो डायरेक्टली किया जाए, क्योंकि देखो अगर डायरेक्टली हम करते हैं तो उसमें बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बहुत सारा टाइम खर्च होगा और बहुत सारी एनर्जी खर्च होगी।
तो ये सब क्या है, एक तरह से फिर वेस्ट होगा, क्योंकि जब इनको हम कोई पावर ही नहीं दे रहे तो फिर इतना सब करने का कोई मतलब ही नहीं है। और देखो कुछ मेंबर्स ने तो ये भी कहा कि यार प्रेसिडेंट के इलेक्शन में ना सिर्फ और सिर्फ लोकसभा और राज्यसभा को पार्ट लेने का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। तो जो मेंबर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने कहा कि नहीं, देखो अगर ऐसा हम कर देते हैं कि सिर्फ पार्लियामेंट को ये राइट दे देते हैं कि आप ही लोग प्रेसिडेंट को चुन सकते हो, तो कभी मान लो ऐसी सिचुएशन आ गई कि लोकसभा और राज्यसभा में कोई ऐसी पार्टी आ गई जिनका दोनों का दबदबा, उस पार्टी का दोनों जगह पर दबदबा है, तो वो क्या करेगी, अपने मन से किसी भी बंदे को प्रेसिडेंट बना देगी, ठीक है। तो इस केस में क्या होगा कि वो एक्चुअल में जो वो प्रेसिडेंट है वो उस पार्टी का नेतृत्व कर रहा है, यानी उस पार्टी को दिखा रहा है, पूरे देश को वो क्या कर रहा है, पूरे देश को नहीं दिखा रहा, क्योंकि भाई उसे तो उस पार्टी ने बना दिया अपने मन से, तो वो पूरे देश का राष्ट्रपति तरह से नहीं कहलाया जाएगा। तो ये था कहना कि क्यों हमने जो इलेक्शन था प्रेसिडेंट का उसे इनडायरेक्टली रखा गया। अब तक हमने ये पढ़ लिया कि भाई प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन पार्टिसिपेट कर सकता है, ठीक है, उनके वोट की वैल्यू कितनी है और क्यों हमने इनडायरेक्ट इलेक्शन ही रखा। अब हम आ जाते हैं क्वालिफिकेशन फॉर इलेक्शन एज अ प्रेसिडेंट, मतलब अगर कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन लड़ना है किसी को तो उसके पास क्या क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। सबसे पहले क्वालिफिकेशन तो यही है कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए, ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। इसके अलावा उसने अपनी 35 की एज कंप्लीट कर ली हो, मतलब 35 साल का वो पूरी तरह हो गया हो, और इसके साथ साथ उसके पास वो सारी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए जो एक लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर बनने के लिए चाहिए, ठीक है। फोर्थ है ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, मतलब उनके पास किसी तरह का लाभ का पद नहीं होना चाहिए, मतलब यूनियन गवर्नमेंट के अंदर या फिर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर या फिर लोकल अथॉरिटी के अंदर या फिर अदर पब्लिक अथॉरिटी के अंदर उनके पास किसी भी तरह का पोस्ट नहीं होनी चाहिए, तभी वो इलेक्शन के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे, प्रेसिडेंट के इलेक्शन के लिए क्वालिफाई माने जाएंगे। आपको एक चीज़ और याद रखनी है कि जैसे कि मान लो कि वो पर्सन पहले से सिटिंग प्रेसिडेंट है या फिर वाइस प्रेसिडेंट है, ठीक है, या फिर गवर्नर है किसी स्टेट का, या मिनिस्टर है यूनियन में या फिर किसी स्टेट में, तब उस केस में ये जो पोस्ट है इसको हम ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं मानेंगे, ठीक है। जैसे डिफेंस मिनिस्टर है तो हम उसे ये नहीं मानेंगे कि ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, या फिर फाइनेंस मिनिस्टर है और वो बंदा लड़ना चाहता है आगे क्या बोलते हैं प्रेसिडेंट के लिए, तो भी हम ये नहीं मानेंगे कि वो क्या है, उसने होल्ड कर रखी है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। इसके अलावा भी कुछ और जैसे क्वालिफिकेशन ये होती है, जैसे कि मान लो कोई पर्सन अब चुनाव लड़ना चाहता है, इलेक्शन लड़ना चाहता है प्रेसिडेंट का, तो वो ऐसा नहीं है कि वो खुद ही अपना नाम दे दे कि भैया मैं लड़ना चाहता हूँ, नहीं, वो खुद नहीं दे सकता, वो तभी दे सकता है जब उसको ना अब इलेक्टोरल ऑफ जो मेंबर्स थे, यानी कि जो लोग वोट देंगे, ठीक है, उस चुनाव में, उसमें से 50 लोग कम से कम उस बंदे को सपोर्ट करें, यानी वो 50 लोग कहें उनमें से कि भैया हाँ इस बंदे को आप नॉमिनेट कर दो प्रेसिडेंट के लिए, ठीक है, तभी वो पर्सन आगे चुनाव लड़ सकता है किस चीज़ के लिए, प्रेसिडेंट के लिए। ये तो हो गए प्रपोजर्स जो उसे नॉमिनेट कर रहे हैं, ठीक है। अगर मान लो सब कोई 50% उसे नहीं मिलते जो उसको नॉमिनेट कर सके तो फिर वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अब इसके अलावा 50 उसे सेकेंडर्स भी चाहिए होते हैं। अब सेकेंडर्स क्या होते हैं, तो ये सेकेंडर्स बेसिकली प्रपोजर्स को सपोर्ट करते हैं, तो मतलब 50 तो प्रपोजर हो गए जिन्होंने नॉमिनेट कर दिया कि हाँ ये पर्सन बनना चाहिए बेसिकली आपका राष्ट्रपति। इसके अलावा उन प्रपोजर्स को भी सपोर्ट करने के लिए 50 और होने चाहिए जो सपोर्ट करें कि हाँ हम प्रपोजर को सपोर्ट करते हैं, ये सच में बनना चाहिए ये पर्सन राष्ट्रपति, ठीक है। तो ये होते हैं आपके प्रपोजर्स और सेकेंडर्स। इसके अलावा हर एक मेंबर को जो भी पार्टिसिपेट कर रहा है कि भैया मैं इलेक्शन लड़ना चाहता हूँ, ठीक है, प्रेसिडेंट का, तो उसे क्या करना पड़ता है, उसे 15,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं आरबीआई में, ठीक है, 15,000 रुपये डिपॉजिट करने पड़ते हैं आरबीआई में, और बेसिकली तरह से सिक्योरिटी मनी होती है। और मान लो कि इलेक्शन हो गया, अब उसे अगर 1/6 वोट नहीं मिले, तब उस केस में उसकी जो 15,000 की मनी है वो जो आरबीआई है वो फोरफिट कर लेगा, यानी कि जब्त कर लेगा, ठीक है, यानी उसको वो पैसे वापस नहीं मिलेंगे। और फॉर एग्जांपल उसने मान लो उसको 1/6 वोट मिल गए थे, लेकिन फिर भी मान लो कि वो नहीं जीता, या मान लो वो जीत भी गया प्रेसिडेंट का, तो उसको वो जिसके पैसे वो वापिस हो जाएंगे 15,000, ठीक है। अब हम आ जाते हैं ओथ और अफर्मेशन बाय द प्रेसिडेंट, यानी कि जब ओथ ली जाती है यानी शपथ लेनी है प्रेसिडेंट की, तो कैसे क्या होगा, इसका प्रोसेस क्या है। देखो सबसे पहले अपने ऑफिस के अंदर एंटर करने से पहले मान लो जो प्रेसिडेंट है अब वो बन गया,
अब वो ऑफिस में जाने से पहले ना ओथ लेता है, यानी शपथ लेता है। और शपथ भी किस तरह से कि भाई मैं फेथफुली एग्जीक्यूट करूँगा ऑफिस को, मतलब मैं ईमानदारी से चलाऊँगा अपने इस पद को, यानी जो उसको राष्ट्रपति का जो पद मिला है उसको ईमानदारी से चलाएगा, ठीक है। इसके अलावा वो प्रिजर्व करेगा, प्रोटेक्ट करेगा और डिफेंड करेगा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लॉ को, यानी कि जो कानून है, यानी जो हमारे संविधान में जो कानून दिए गए उनको वो प्रिजर्व करेगा, उनको वो बचा के रखेगा, उनको प्रोटेस्ट करेगा, उनको डिफेंड करेगा, यानी कि कोई उसका मिसबिहेव ना कर सके, ठीक है। ये भी काम करेगा, यानी कि कोई संविधान में जो कानून है उनका कोई मिसबिहेव ना कर सके। थर्ड कि टू डिवोट हिमसेल्फ टू सर्विस एंड वेल बीइंग ऑफ द पीपल इंडिया, यानी कि वो पूरी तरह से मतलब कि देशवासियों के लिए काम करेगा, ठीक है। उनकी जो उसकी जो सर्विस होंगी वो पूरी तरह से इंडिया के लिए होंगी, इंडिया के जो नागरिक हैं उनके लिए होंगी, उनके प्रति होगी, ठीक है। तो ये हो गई आपकी ओथ और अफर्मेशन में वो क्या क्या चीज़ें मतलब एक तरह से कहते हैं कि मतलब कि हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, ठीक है। इसके अलावा एनी अदर पर्सन एक्टिंग, मान लो कोई दूसरा पर्सन है जिसे एज अ एक्टिंग प्रेसिडेंट बनाया गया है, ठीक है, या फिर किसी वजह से उस पर्सन को अभी राष्ट्रपति का काम दे दिया गया है, मतलब कि राष्ट्रपति का जो फंक्शन है उसको करने पड़ रहे हैं, तो ऐसे केस में उस पर्सन को भी यही सिमिलर ओथ लेनी पड़ेंगी। अब मान लो कि जो ओथ है वो दिलाएगा कौन, ठीक है, ये तो होगा चलो ओथ में वो सब ये सब बोलेगा, लेकिन ये ओथ उसे दिलाएगा कौन, प्रेसिडेंट को। तो वो ओथ दिलाने का जो राइट है वो किसके पास है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास, यानी कि हमारे देश को जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होते हैं उनके पास ये राइट होता है, वो दिलाते हैं ओथ। लेकिन कभी अगर ऐसा हो कि उस समय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अवेलेबल नहीं है, तो उस केस में जो सुप्रीम कोर्ट के जो सीनियर जज होंगे, ठीक है, वो दिलाएंगे ओथ प्रेसिडेंट को। अब आ जाते हैं कंडीशंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफिस, यानी कि जो प्रेसिडेंट ऑफिस है जो कुछ शर्तें भी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले कि जो पर्सन प्रेसिडेंट बन गया है वो किसी भी हाउस का, यानी कि राज्यसभा ना ही लोकसभा का मेंबर नहीं होना चाहिए। इसके अलावा जो स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उनका भी मेंबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। और अगर वो मेंबर है तो सबसे पहले उसे वो सीट खाली करनी पड़ेगी, तभी वो अपने ऑफिस के अंदर एंटर कर सकता है। देखो, इसके अलावा उनके पास किसी भी तरह का ऑफिस ऑफ प्रॉफिट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और साथ में मान लेते हैं अब प्रेसिडेंट बन गए हैं तो उनको पता है आपको राष्ट्रपति भवन मिलता है जहाँ पे वो रहते हैं, तो उस राष्ट्रपति भवन का उन्हें रेंट भी देने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा पार्लियामेंट उन्हें मतलब बहुत सारी फैसिलिटीज़ वगैरह देते हैं, जैसे कि अलाउंसेस हो गए, ठीक है, कुछ प्रिविलेजेस हो गई और डिफरेंट उन्हें फैसिलिटीज़ मिलती है पार्लियामेंट द्वारा, जो कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है। अब एक बार ये चीज़ डिसाइड हो गई, ठीक है, क्या फैसिलिटी मिलनी है, क्या है प्रिविलेज देनी है, तो जब तक वो प्रेसिडेंट हैं उसके बीच ये जो सारी फैसिलिटीज़ थी इन्हें कम नहीं किया जा सकता, यानी ये अलाउंसेस वगैरह सब कम नहीं कर सकते, ठीक है। और इसके अलावा जो इनकी सैलरी थी 2018 में 1.5 लाख से बढ़ा कर दी 5 लाख रुपए, यानी अब उनकी जो सैलरी है प्रेसिडेंट की वो है 5 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है। और अगर मैं बताऊं पेंशन के बारे में, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया, तो देखो पेंशन जो थी 2008 से पहले 3 लाख रुपए सालाना थी, ठीक है, लेकिन 2008 के बाद कहा गया कि जो प्रेसिडेंट है वो जिस सैलरी पर रिटायर होगा उसका 50% उसको एज अ पेंशन मिलेगी, ठीक है। तो ये हो गया पेंशन के बारे में भी। अब देखो प्रेसिडेंट को ना कुछ और भी प्रिविलेजेस और इम्यूनिटी मिलती हैं, जैसे कि ही इंजॉय अ पर्सनल इम्यूनिटी फ्रॉम लीगल लायबिलिटी फॉर हिज ऑफिशियल एक्ट, मतलब कि मान लो जब तक वो प्रेसिडेंट है, ठीक है, और मान लो कि संसद कोई ऐसा कानून है वो पास कर देती है, अब प्रेसिडेंट को तो साइन करना पड़ेगा उन पे, क्योंकि भाई संसद ने पास कर दिया है, उन्होंने साइन कर दिया, तो ठीक है, तो अब कोई उन पे केस नहीं कर सकता राष्ट्रपति पे कि उन्होंने इस एक्ट पे साइन क्यों किया, ठीक है, क्योंकि भाई ये इनकी लीगल लायबिलिटी है। तो इस लीगल लायबिलिटी के लिए इन पे कोई भी मतलब प्रिविलेजेस दे रखे हैं कि आप पे कोई मतलब केस नहीं कर सकता वगैरह वगैरह, ठीक है, क्योंकि ये तो उनका काम है। इसके अलावा ही कैन नॉट बी अरेस्टेड और इम्प्रिजन, मतलब उन्हें कोई अरेस्ट नहीं कर सकता, जेल में नहीं डाल सकता, ठीक है। इसके अलावा जब तक वो प्रेसिडेंट है उन पे किसी भी तरह का क्रिमिनल प्रोसीडिंग नहीं की जा सकती, मतलब कि अगर वो किसी का मर्डर भी कर दें तो कोई उन पर मर्डर केस नहीं कर सकता। अब आप सोचो यार ये क्या बात हुई, तो बिल्कुल हमारे संविधान में यही लिखा है कि जब तक वो राष्ट्रपति हैं तब तक तो उन पे केस, क्रिमिनल केस भी नहीं किया सकता। हाँ, अगर एक बार वो राष्ट्रपति पद से हट जाएं या फिर संसद उन्हें इम्पीच कर दे यानी उन्हें हटा दे, तब आप उन पे क्रिमिनल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। इसके अलावा हम राष्ट्रपति पे सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं, मतलब देखो हम क्रिमिनल प्रोसीडिंग के
तो कर नहीं सकते जब तक वो राष्ट्रपति है। लेकिन जब तक वो राष्ट्रपति है हम उन पर सिविल प्रोसीडिंग कर सकते हैं। मतलब कि मान लो कि राष्ट्रपति के दौरान उन्होंने कोई घपला कर दिया, करप्शन का मामला उन पर आ गया, तो उस राष्ट्रपति, भले ही वो राष्ट्रपति हैं, तो ऐसे मामलों में उन पर केस किया जा सकता है। लेकिन ये भी करने के लिए, यानी सिविल प्रोसीडिंग करने के लिए भी आपको 2 महीने पहले नोटिस देना पड़ेगा राष्ट्रपति जी को कि हम आपके खिलाफ सिविल प्रोसीडिंग करने जा रहे हैं, फॉर एग्जांपल करप्शन से रिलेटेड। ठीक है, तो दोस्तों ये था आज का टॉपिक। उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और शेयर करना और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।